नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और मैं हूं आपके साथ, आपके बीच आशीष पांडे। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सवाल को जवाब की खोज पूरी नहीं हो पाती है। इस कोशिश में आज हमने ऐसा मुद्दा उठाया जिसका संबंध पूरी दुनिया के आम इंसानों से, हमारे और आपके रोजमर्रा के काम से भी जुड़ा हुआ है। ईरान युद्ध के बीच दुनिया पर सबसे बड़ा संकट तेल और गैस की कीमतें हैं। जी हां, जिसकी चपेट में दुनिया का हर नागरिक है, चाहे एशिया की बात हो या फिर यूरोप अमेरिका की। सभी ईरान युद्ध की जद में हैं और इसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना पूरे वर्ल्ड को करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल पर ईरान की नई धमकी की। युद्ध के बीच ईरान की सेना ने नई धमकी देकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और इसकी वजह से अमेरिका में भी टेंशन है। ट्रंप साहब को भी नींद नहीं आ रही है। दरअसल ईरान की सेना ने कहा है कि $200 प्रति बैरल के लिए तैयार हो जाओ, यानी तेल की कीमतें अब $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आम इंसान पर महंगाई की तगड़ी मार पड़ने वाली है। क्योंकि आम इंसान, देखिए, जो अमीर लोग हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो इससे अपना काम चला लेंगे। जो लोअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपना जुगाड़ निकाल रखा है कि पहले भी वो चूल्हा जलाकर लकड़ियां से अपना खाना जो है पका लेते थे। सबसे ज्यादा मार झेलेगा कौन? मिडिल क्लास लोग, मिडिल अपर क्लास लोग। उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो तेल की कीमतों को लेकर हो, चाहे एलपीजी की लेकर हो, चाहे गैस की किल्लत को लेकर हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान ने नई धमकी क्या दी है। दरअसल ईरान की जो धमकी है वो आप समझिए कि होर्मुज के बाद स्वेज नहर जो है वो बंद हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो पहले ही से बंद किया हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देशों की मदद करते हुए ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का जो चौड़ाई है उसमें 3 किलोमीटर का एक पाथ है जिससे जो जहाज है वो जाती हुई नजर आती है। ईरान ने हूती विद्रोहियों से हाथ मिला लिया है और लाल सागर से तेल व्यापार बंद हो जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट से पहले ही व्यापार बंद है और इसकी वजह से $200 प्रति बैरल कीमतें पहुंच सकती हैं। ईरान ने स्वेज नहर बंद करने की धमकी दे दी है, क्योंकि अब आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सारा, अगर बात की जाए तेल की निर्भरता की, वो वहीं से है। हालांकि ईरान ने कहा है कि चाइना और भारत का नाम लिया है कि वो मदद करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अमेरिका जो है वो इस मूड में नजर नहीं आ रहा। मूड उसका क्या है इस वक्त कि जवाबी हमले करते रहो, जवाब देते रहो, हमला करते रहो। और इसी वजह से ईरान भी इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो साफ तौर से कह रहा है कि जिस तरह से हमारे बैंक को निशाना बनाया गया है उसका भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले आप ये वाला हमला झेलिए कि जो 200 बैरल प्रति बैरल वाला जो धमकी दी गई है, और इसी की वजह से ये सारी समस्या उठती हुई नजर आ रही है। एलपीजी से लेकर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अश्वनी राणा, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
सबसे पहले त्यागी सर आपका रुख करना चाहूंगा और इस पूरी धमकी को कैसे देखा जाए जो ईरान ने खुले तौर पर दे दी है कि अब तैयार हो जाओ। इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की कमजोरी के हिसाब से देखा जाए। सीधी बात यह है, क्या कोई देश पूरी दुनिया को घुटनों पे ला सकता है? आज तक इतिहास में क्या कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है? ये नेचुरल चीजें हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की बनाई हुई नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेचुरल ज्योग्राफिकल फीचर है। अनफॉर्चुनेटली उसकी कम से कम चौड़ाई करीब 30 किलोमीटर है और जो ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसमें करीब 22 किलोमीटर है। यानी कि जो बेसिकली 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है उसके ऊपर ईरान कनपट्टी पे रखकर गोली चला सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप दूर से गोली मारो तो बचने के भी चांस रहते हैं, इफेक्ट कम होने के भी रहते हैं। लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बराबर में एक डेथ वैली भी तैयार कर ली है और वो आज की नहीं है, पिछले 15-20 साल पहले की है। और उसके अंदर उसने अपने डेडली वेपन्स तैनात किए हुए हैं। यानी 15-20 साल पहले से इस मुल्क ने ये तय कर रखा था कि इस नेचुरल फीचर का इस्तेमाल अगर मैं रोक दूंगा तो मैं दुनिया को अपने कदमों पे ला सकता हूँ। और यही कारण है कि ईरान, जिसे ऑक्टोपस कहा जाता है, जिसकी बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है, कदैफ हिजबुल्ला है, अल बदर है और बहुत सारे इसके आतंकी संगठन हैं। और वो आतंकी संगठनों के साथ साथ इसकी आईआरजीसी है। आईआरजीसी यानी कि जिसमें उनकी अलग नेवी, अलग एयरफोर्स, अलग आर्मी और उसमें एक कुद्स फोर्स और फिर उसमें एक बासिस फोर्स। यानी कि ये सब किस लिए बनाए गए हैं जी? क्या ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए है या ये ईरान के सुप्रीम कमांडर की सिक्योरिटी के लिए और दूसरे देशों को डराने के लिए है? लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस समय अमेरिका को फुल फ्लैश होके इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं अगर ईरान ने ये कहा है कि हम चीन के जहाजों को जाने देंगे और हिंदुस्तान के जहाजों को जाने देंगे, मान लीजिए अगर ये कहा भी है और मान लीजिए वो हिंदुस्तान के जहाजों को अलाउ भी कर देता है, क्या और देश में जो लोग रहते हैं उन्हें मानवता के अधिकार के ऊपर इससे वंचित किया जा सकता है? $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है कि जो रिफाइनिंग के बाद में जब पेट्रोल बनता है तो पेट्रोल जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन से और ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है दुनिया की हर चीज से। यानी कि जिसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है वो जुड़ा हुआ है, तो यानी कि हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और इस कीमत को चुपचाप हम कहते रहे कि साहब ये ईरान ने कर दिया, ये ईरान ने कर दिया। नो, एवरीबडी शुड राइट, ईरान हैज गॉट ए राइट टू डिफेंड हरसेल्फ। ईरान अपने को डिफेंड करे, लेकिन इस क्या नाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इस तरह से ना करे। और तो और हालांकि उसके 16 मेरीन लेइंग वेपन्स को तबाह किया जा चुका है, 4 मेरीन लेइंग बोट्स को तबाह किया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास में मिनी सबमरीन है। और जो मिनी सबमरीन है वो है कि जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा है, यानी कि वो आवाज बहुत कम करती हैं और शैलो वाटर के अंदर वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शैलो वाटर है और वो चूंकि पानी के नीचे रहती है, आवाज कम करती है, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और वो चूंकि सी के बेड पर रहती है तो यानी कि सी बेड में माइन लगाई जा सकती है या सी बेड से एंकर करके किसी भी डेप्थ के ऊपर माइन लगाई जा सकती है। अगर उसने माइन लगानी शुरू कर दी तो ये तो और उससे बड़ा पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। लिहाजा मैं और ये जो हुआ इसके बाद क्या हो सकता है, मेरे 2 नैरेटिव है। आप अभी कहे तो मैं अभी बताता हूँ, वरना सेकंड टर्म में बताऊंगा। ठीक है सर, सेकंड टर्म में आता हूं। मैं और लोगों के ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं। यूके देवनाथ सर, तेल का आयात बंद अगर होगा तो ये दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात होगी, खासकर भारत के लिहाज से देखें। इस पूरी धमकी को भारत किस तरह से लेता हुआ नजर आएगा? हालांकि ये धमकी
अमेरिका को दी गई है और इजराइल को दी गई है, लेकिन असर तो सब पर पड़ेगा ना सर। देखिए, अभी हो ये आशीष हो ये रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी है, जी। इसको दुनिया के सारे देश मिलकर थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। एक तो बात यह है कि जो आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो 500 मिलियन बैरल रिलीज करने वाला है। वहां 32 कंट्री मेंबर स्टेट हैं, जो जिसमें G7 के कंट्रीज हैं। ये सारे देश 6-6 महीने का ऑयल रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए तेल की किल्लत में। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत सरकार को भरोसा दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई इंडियन रजिस्टर्ड शिप भारत का झंडा लेकर लगाकर भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा है, और भारत सरकार पहले से ही ईरान की अथॉरिटीज को इसकी इंफॉर्मेशन दे देती हैं, यानी भारत का झंडा लगा होगा, तो फिर ईरान भारतीय शिप पर हमला नहीं करेगा। इससे भी भारत के लिए सिचुएशन थोड़ा ईज आउट हो रही है। सबसे बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट यह है कि भारत सरकार के पास हमारा जो ऑयल रिजर्व है वो 74 दिन का है। 25 दिन का ऑयल कच्चा तेल हमारे पास है, रिफाइनरीज चलती रहेंगी। 25 दिन का संशोधित पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, केरोसिन हमारे पास है। और जो अल्टीमेट यूजर होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, 24 दिन का भंडारण हमारे पास भी है, जो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं। तो इतनी बड़ी कोई भयंकर समस्या भारत के ऊपर होने वाली नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, किसी भी युद्ध में छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। जी। मेजर विराट मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सवाल है सर आपका। इस पूरी धमकी को जो त्यागी सर ने कहा, जो देवनाथ सर ने कहा, अगर मैं दोनों को छोटा सा कंक्लूड करूं और समझ पाया, वो ये है कि शायद ये स्ट्रेटेजिक ब्लफ है। देखिए आशीष जी, स्ट्रेटेजिक ब्लफ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि युद्ध चल रहा है। कोशिशें ईरान की तरफ से भी हैं कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को लंबे से लंबा खींचे, और यूएस की प्रायोरिटी यह है कि युद्ध छोटे से छोटे समय में सिमट जाए। और आपने देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट ने हाल ही में ये बोल भी दिया है कि हम जीत भी गए। ये बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी बात है कि हम जीत भी गए और उसी क्लास में हम फिर से फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है। पर समझने वाली बात यह है कि भारत की अगर हम बात करें, तो जैसा कि अभी देवनाथ सर ने बताया भी कि लगभग 75 दिन का तेल है और उसमें 50 दिन का सिविलियन यूज के लिए है। पर समस्या ज्यादा जो हमारा गैस है, जो नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, जिससे हमारी सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, या फिर हमारी जो कुकिंग गैस है एलपीजी, उसके ऊपर थोड़ा सा संकट ज्यादा है, क्योंकि उतना रिजर्व उसका नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे भी हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। चाहे सोलर कुकर यूज करें, चाहे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, चाहे इंडक्शन कुकर यूज करें। और उसके इतर अगर मैं बात करूं, तो बाकी जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूसेज। चाहे हमें दूसरे देशों से अपना जो एनर्जी बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की बात हो। लगभग हम 47 देशों से इस समय तेल के लिए अनुबंध करा हुआ है, हम लेने के लिए तैयार हैं। पर देखने वाली बात यह है कि ये जब सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से ये निकलता है पूरा तेल, वो अगर ठप रही तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। और ईरान देखिए इतने दिन में कोई जीत तो नहीं ला पाया है इस युद्ध में, पर वो हारा भी नहीं है अभी तक। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसे देश को जो आखिरी तक लड़ने को की तैयारी में बैठा है, उससे हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है कि वो कितने लेवल तक जा सकता है लड़ाई को लेकर। और उन्होंने धमकी भी दी की है कि हम $200 प्रति बैरल तक का इसको महंगा बना सकते हैं तेल को, अगर उन्होंने जल्द ही होर्मुज को खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको फ्री नहीं किया। आप जानते हैं लगभग 3000 टैंकर वहां पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इंतजार कर रहे हैं निकलने के लिए। और अभी माइनिंग की भी बात कर रहे थे कि वहां पे माइंस लगाने की बात है। कितनी सच्चाई है उसमें वो तो बाद में पता चलेगा, पर लोगों में, या आप कहें जो टैंकर्स को संचालित करती हैं कंपनीज, उनमें भय है। और जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम की बात है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जो इंश्योरेंस लगता है एक टैंकर को दूसरी जगह ले जाने में, क्योंकि वॉर का समय है, युद्ध का समय है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने से हर वस्तु का ओवरऑल जो दाम है वो बढ़ने की आशंका है। आप देख सकते हैं
कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा आयात होता है फर्टिलाइजर्स का। तो अगर फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ते हैं तो जो लागत है किसानों के लिए वो बढ़ती है, और उसी के हिसाब से पूरे देश में जो लागतें हैं खाने पीने की वस्तुओं की वो बढ़ सकती है। इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, अभी तुरंत में नहीं पर आने वाले समय में क्रमशः। तो हमें ये समझना होगा कि हर एक चीज, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मोबाइल में चिप्स लगती हैं या चिप्स बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप्स या और चिप्स जो बनती हैं, उसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। ये भी हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं वहां से, अगर वो भी हमारे पास नहीं पहुंचती तो इनके भी दाम, तो हमारी जो कार बनती हैं, हमारे जो मोबाइल फोन आते हैं, उनमें जो चिप्स लगती हैं वो भी महंगी हो सकती है। इससे ओवरऑल जो आम जनमानस है उसके जीवन पे प्रभाव पड़ सकता है। आशीष जी जी। अश्वनी सर, अगर स्वेज नहर बंद है तो क्या स्वेज नहर बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था हिल सकती है, उस पर असर पड़ सकता है, और अगर पड़ेगा तो कितना ज्यादा? देखिए, फर्क तो नेचुरली पड़ता है। कारण क्या है कि जब एक युद्ध शुरू हो गया और एक बहुत बड़ा जो शेयर है इन मिडल ईस्ट के कंट्रीज का है ऑयल में, हालांकि सारा ऑयल यहीं से निकलता है ऐसा नहीं है, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, वेनेजुला है और छोटे अफ्रीकन कंट्रीज है, मतलब बहुत जगह है। लेकिन 30 to 40% जो ऑयल है रिजर्व जो है वो इन्हीं मिडल ईस्ट कंट्री से। यहाँ से अगर सप्लाई कम होती है तो नेचुरली सप्लाई अगर कम होती है तो जो है डिमांड जो बढ़ती है तो कीमतें बढ़ेंगी, और ऑयल और एनर्जी की जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका इफेक्ट सभी चीजों के ऊपर आता है। तो विश्व भी उससे झेल रहा है, भारत को भी उसके ऊपर जो है इसका असर पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो है प्रयास कर रही है और उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हुई है कि ऑयल की अपना रिजर्व रखा हुआ है, कंट्री में भी है बाहर भी है, लेकिन वो वॉर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉर क्या ये जितनी जल्दी खत्म होती है तो ये सिचुएशन खत्म हो सकती है। लेकिन अगर ये बढ़ती है और चाहे छोटी छोटी वॉर भी रहे, मतलब ऐसा एग्रेसिव ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर वॉर का सीन रहा तो यहाँ से जो ऑयल की सप्लाई है, सप्लाई चेन बाधित होगी तो उससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। हालांकि भारत के लिए जो ईरान ने कहा है वो कहा तो है, लेकिन वहां से निकलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और जिस प्रकार से आप अपने उसमें भी बता रहे थे कि हूती वालों के साथ उन्होंने कुछ पैक्ट किया है और लाल सागर में भी वो, अगर वो भी शुरू कर देते हैं तो भी जो है एक और खतरा जो है भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए पैदा होने वाला है। यानी ये तो अभी तेल की बात है, और जो इंटरनेट पूरे विश्व में चल रहा है उसके भी जो लाइंस हैं वो समुद्र के नीचे हैं, अगर उसके ऊपर भी कहीं अटैक होता है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहना चाहिए विश्व का, चाहे बैंकिंग हो या इंटरनेट हो, वो एक पैरालाइज होता हुआ दिखता है। तो इसलिए जो भी है ये वार जितनी जल्दी खत्म होगी वो उतनी जल्दी ही जो है विश्व को और भारत को, क्योंकि भारत भी विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको इसका असर जो है वो कम होगा। नहीं तो हर चीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता जाएगा, इन्फ्लेशन हो या बाकी चीजों की कमी हो, तो वो पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो और भी मुश्किल भरे समय देखने को मिल सकते हैं। त्यागी सर, ईरान के पास क्या इतनी ताकत है, नौसैनिक ताकत है कि वो तेल सप्लाई को रोक सकता है? आपको दिखाई नहीं दे रहा उसने तेल सप्लाई रोक दी है। हाँ। ताकत में अब इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। कितने दिन तक वो, क्या उसको इतनी है कि वो वहां पर महीनों, 2 महीनों, साल, 2 साल खींच सकता है? यही तो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ऐसे नेचुरल फीचर है कि जिसकी चौड़ाई कम से कम करीब 30 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ईरान का। यानी कि ईरान की उस शिपिंग लेन के ऊपर जो करीब 3 किलोमीटर चौड़ी है पूरा डोमिनेंस है। और उसने जो चीज दुनिया के सामने अभी नहीं आई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ उसने एक सुरंग बनाई हुई है जिसे वो डेथ वैली कहता है, और उसके अंदर उसने अपने खतरनाक लीथल वेपन्स रखे हुए हैं। और ये तैयारी उसने आज से नहीं पहले से की थी, यानी कि पूरी दुनिया को
घुटनों पे लाने की तैयारी उसने पहले से कर रखी थी। अब जब बात आती है तो हम कहते हैं भारत के उसको उसने अलाउ कर दिया है, ये जैसे बड़ा भारी एहसान कर दिया हो। पहले तो ये गारंटी नहीं कि भारत के उससे, जैसे सही कह रहे थे अर्थशास्त्री जी के कर दिया होगा, गारंटी नहीं। और अगर कर भी दिया तो मैं पूछता हूँ कि भारत को जो अपने आप को वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो कोरोना के अंदर सारे देशों में वैक्सीन पहुंचाता है, क्या वो सेल्फिश है? क्या वो दूसरे देशों को अकेला छोड़ देगा? अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हम केवल भारत पर केंद्रित नहीं रह सकते। अब मैंने आपको कहा था कि भगवान करे ना हो, लेकिन क्या हो सकता है, उसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। क्या ये नहीं हो सकता, जब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यह तर्क देकर अटैक कर दिया कि युद्ध बहुत लंबा खिंच गया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ये तर्क देकर उसने अटैक कर दिया। आज भी स्थिति यही है। अमेरिका कह रहा है कि मैंने सारे टारगेट खत्म कर दिए, और ईरान उसके बाद और ज्यादा तेजी से हमला कर रहा है। और तो जब ईरान की खोमेनी के द्वारा बनाई गई वो मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन सामने आ रही है, तब और डर लग रहा है। उसमें उसने कहा था कि अगर पूरी सेंट्रल लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो 31 प्रोविंशियल कमांडर्स को इंडिपेंडेंट पावर होगी एक्शन लेने की। एक पार्ट। दूसरा पार्ट, तो उसने कहा था कि किसी भी युद्ध को 3 हिस्से में बांटो। पहला रिटेलिएशन, दूसरा जो हमले हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करो, और तीसरा फिर वायलेंटली अगेन अटैक करो। तो बीच में जो लल आया था, ऐसा लगा कि शायद ईरान की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन अब वो और तेज गति से अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी ये पॉलिसी आगे बढ़ती है तो मामला बढ़ सकता है। हो सकता है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल करे, या ये भी हो सकता है जो अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ कोरिया एटम बम देने वाला था ईरान को रशिया के थ्रू, अगर हमने अटैक ना किया होता तो वो एटम बम इनके पास आ जाता। तो हो सकता है कि वो उससे अटैक करे, यानी कि न्यूक्लियर खतरा पॉसिबिलिटी 1। दूसरा खतरा, आप एक सवाल पूछिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब में ये कहा गया था कि हम यहाँ पे अमेरिका के जो बेसिस है उनके ऊपर अटैक करेंगे। इन्होंने भी ये कह दिया था कि हम अमेरिका को अपना स्पेस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। लेकिन अब ईरान ने अटैक करना शुरू किया उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके ऑयल डिपो पर, उनके ऑयल लीक पर, और तो और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ से 2.5 लाख लोग रोजाना जाते हैं। यानी कि ये जब करना शुरू किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज चुप हो गई हो, एक साथ मिल गई हो, वरना कोई तो रिटेलिएट करता। और उधर जब हम इसे जोड़ के देखते हैं उस वीडियो से, जिसमें श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी मुंह लटकाए नीचे बैठे हैं जैसे कोई मर गया हो, और उनके चारों तरफ पादरी खड़े हैं और वो ईसा मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी के युद्ध में बदल जाए? होगा कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको सभी इवेंचुअलिटीज के बारे में सोचना पड़ता है। ये भी हो सकता है। और तीसरी बात तो मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा कि ऐसे में पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक लाइन में होकर आवाज देनी चाहिए कि यू कैन नॉट ब्रिंग द ह्यूमैनिटी ऑन होल्ड। ये यही हो गया है। हम 200 लीटर 200 डॉलर प्रति बैरल कच्चे ऑयल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हमको इंडिविजुअल कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट दे तो भी। नहीं, इस चीज, लेकिन यूके देवनाथ सर ने इस चीज का जिक्र किया, जो उन्होंने बताया कि शायद परमिशन मिल गई है, जो जहाज जाएंगे वो झंडे लगे रहेंगे। भारत को ये परमिशन मिली है, सूत्रों से जो खबर आई है, जो जैसा कि देवनाथ सर ने भी या शायद विराट सर ने जिक्र किया था, तो भारत के लिहाज से तो वो ओके है। देवनाथ सर, देखो आशीष, हमें इस युद्ध के भविष्य के जो रास्ता अख्तियार करेगा उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या युद्ध लंबा चलेगा, क्या युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? जहां तक ईरान की बात है, देखो प्रैक्टिकली इजराइल के ऊपर ईरान शुरुआती दौर में हर रोज 100 मिसाइलों से फायर कर रहा था इजराइल के ऊपर। वो घट घट के अब हर रोज
50 या मात्र 20 हमले हो रहे हैं ईरान से इजराइल के ऊपर। तो इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक की जो मार करने वाली मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सके, वो शेष प्राय हैं, खत्म हो रही हैं। तो बहुत जल्दी ही हम देखेंगे कि ईरान से इजराइल के ऊपर हमले बंद हो गए। उसके बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद ईरान में सिर्फ ये क्षमता बचेगी कि वो अपनी जो छोटी मिसाइलें हैं, जिनका रेंज मात्र 400 या 600 किलोमीटर है, उनका इस्तेमाल करके वो खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी, यहाँ पर अमेरिकन बेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन पर हमला करता रहेगा। अमेरिकन एम्बेसीज या काउंसुलेट्स पर हमला करता रहेगा। एक और टारगेट ईरान ने डिक्लेयर किया, अगर किसी 5 स्टार होटल में उसको ये इंटेलिजेंस मिलती है कि 5 स्टार होटल में अमेरिकन डिप्लोमेट्स, CIA या मोसाद के एजेंट रह रहे हैं जी। तो वो उनको भी टारगेट करेगा। ठीक है सर। तो माफ कीजिएगा, आपको बाद बीच क्या में होगा? रोक रहा हूं, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।